नमस्कार सभी को। आज हम लोग जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी हमने स्टार्ट किया था, उसी का एक चैप्टर आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे। जो आज चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है सामुद्रिक सीमा, मतलब भारत कहाँ तक सामुद्रिक सीमा जो है उसका भारत का अधिकार है। इसको जानने से पहले इधर देख लीजिए, आप लोग ये दिशा जरूर बना के रखा करिए। सबसे ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो ये जानिए कि भारत के उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। क्या स्थित है? पाकिस्तान। भारत के उत्तर और पश्चिम में यहाँ पाकिस्तान आता है, और भारत के उत्तर और पूर्व में चीन आता है, चीन, नेपाल और भूटान। और भारत के पश्चिम और दक्षिण में इधर लक्षद्वीप और अरब सागर आता है, और भारत के दक्षिण और पूर्व में यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। तो आप देख लेते हैं कि भारत का कितना समुद्री विस्तार जो है उसको मतलब अधिकार दिया गया है। तो भारत चूँकि सामुद्रिक, अगर एक समुद्र मान लीजिए एक समुद्र है, ये समुद्र है और इसके चारों तरफ देश हैं, कई देश हैं, बहुत सारे देश हैं। तो इस देश का इस समुद्र में कितना अधिकार है, इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, उसका नाम है अनक्लोज। अनक्लोज समझौता होता है 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में सभी देशों को बुलाया जाता है और वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है। तो अनक्लोज का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। क्या होता है? द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून। इसको लिख लीजिए यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून। तो क्या हुआ? सभी देशों को उनके जो समुद्र जो लगते हैं उस पर अधिकार करने के लिए जो है इस पर चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। कब हुआ? 1982 ईस्वी में। तो अनक्लोज जो होता है इसको पूछता है कि कौन से सन में हुआ, तो 1982 में। और इसका फुल फॉर्म क्या है? ये द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून। अब देख लेते हैं कि भारत का, चूंकि ये भारत है, जितना आप चित्र देखेंगे एटलस का उतना ही जल्दी याद होगा। भूगोल एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये जैसे भारत है, ये मैंने बताया, इधर ये कर दो, इतना ही बनाओ। तो ये भारत है, क्योंकि इधर तट है, इधर पूर्वी तट है, इधर पश्चिमी तट है। इसको पश्चिमी तट को जो है सह्याद्री भी बोलते हैं। तो भारत का समुद्री तट से कितना मतलब कितने नॉटिकल मील तक इसका अधिकार है। तो चूँकि ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट नहीं है, एकदम से पैरेलल नहीं इसको एकदम से समांतर नहीं मान सकते। मतलब ये जो है ये कुछ कटा छटा, ऐसे मैंने बताया था कि अपर्दन और अक्षय की वजह से ये कटा छटा है। तो जब हम इसका जो सीमा मानते हैं, मतलब तो इसको एक आधार रेखा मान लेते हैं। मान लीजिए ऐसे ऐसे कटा छटा है, तो एकदम से सीधा लाइन की मतलब इसके बाद में इधर कुछ निकला ना रहे। तो यहाँ से हम समुद्री जो नाप मतलब नॉटिकल मील नापते हैं, तो यहाँ से मानते हैं, तो इसको आधार रेखा कहते हैं। तो आधार रेखा जो होती है वो ये भारत का जो है ये यहाँ पे एक आधार रेखा मान लिया जाता है, तो वहीं से नापा जाता है। तो नापने के लिए क्या किया जाता है, तो वहीं पे जो समझौता हुआ उसमें ये कहा गया कि जो प्रत्येक देश हैं उनको कितना कितना अधिकार मिलता है, कि वो समुद्री मतलब समुद्र के किनारे उनका कितना अधिकार होता है, उसमें वो कितना क्या नाम है धातुएं प्राप्त कर सकते हैं, और मूंगा चट्टानें, कई प्रकार की अंगूठियाँ होती हैं मूंगा जो बनी होती है। तो बहुत सारा किसी भी देश के लिए जो ये क्षेत्र होता है वो बहुत अधिक संसाधन और आर्थिक
क्षेत्र से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो ये देख लेते, तो यहाँ पे ये आधार सीमा हो गई है, लिख लीजिए यहाँ पे, ये इसको आधार सीमा मान लीजिए, यहाँ पे आधार सीमा, आधार सीमा। तो उस समझौते में ये कहा गया कि अब हम भारत का चूँकि पढ़ रहे हैं तो भारत के बारे में ही जानेंगे, तो ये जानेंगे कि भारत को ये जो है इसको अधिकार दिया गया कि भारत के जो ये आधार सीमा है, इससे मतलब 3 तरीके का एक दिया गया अधिकार। 3 तरीके का कौन कौन सा? एक इसको बोलते हैं, ये जो ये लाइन आई है पहली, एक तो ये आधार रेखा होगी, और दूसरा ये हो गया प्रादेशिक, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, एक सेकंड, प्रादेशिक समुद्री सीमा। तो जो आधार तो जो समुद्री सीमा है, वो जो आधार रेखा, ये मान लीजिए आधार रेखा है, तो ये आधार रेखा मतलब ये आधार रेखा हो गया, और जो दूसरी यहाँ पे एक हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा। ये मैंने लिख दिया, ये वाली जो लाइन गई है उसे बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या बोलते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा। और जो दूसरी है, जो दूसरा अधिकार दिया गया है, उसे बोलते हैं अविच्छिन्न समुद्रिक सीमा, या बोलते हैं इसको संलग्न समुद्री सीमा। ये मैंने लिख दिया है। जो दूसरा, इसको 3 प्रकार के अधिकार दिए गए थे, उसमें से पहले का नाम था प्रादेशिक समुद्री सीमा, और दूसरे का नाम है अविच्छिन्न मंडल, या इसी को बोलते हैं संलग्न मंडल, और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये जो है ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो इसमें ये देख लेते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे में मतलब क्या क्या उन्हें बातें कही गई हैं कि वो बात जो है उस पर भारत अमल करे। तो पहले में ये कहा गया है कि जो आधार रेखा से, मतलब आधार रेखा से और 12 समुद्री मील तक, मतलब ये आधार रेखा हो गया, ये आधार रेखा हो गया, और आधार रेखा से ये 12 समुद्री मील तक, ये 12 समुद्री मील तक, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक भारत का जो है वो प्रादेशिक समुद्री सीमा है, और इस पे जो है इसका अधिकार है, मतलब संपूर्ण अधिकार है। मतलब भारत का 12 नाटिकल मील है, यहाँ तक आधार रेखा से 12 नाटिकल मील तक संपूर्ण अधिकार है भारत का। ये हो गया पहला। और दूसरा ये है अविच्छिन्न मंडल, जो है ये दूसरी लाइन जो गई है, ये अविच्छिन्न मंडल जो होता है, ये इसमें ये कहा गया है कि आधार रेखा से, मतलब जो हम मानेंगे वो आधार ही रेखा से मानेंगे, नहीं कि प्रादेशिक सीमा जो समुद्री सीमा है उसी से मानेंगे, इससे नहीं मानेंगे। मतलब जो आधार रेखा से, और जो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे लिखे थे, एक सेकंड यहाँ पे वो डाल लें। तो ये जो यहाँ ये जो दूसरी लाइन है, तो आधार रेखा से 24 नाटिकल मील तक, मतलब यहाँ लिख लीजिए दूसरा वाला, आधार रेखा से 24 नाटिकल मील, आधार रेखा से 24 नाटिकल मील तक क्या आता है? अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल आता है। तो इसमें ये कहा गया है भारत को कि भारत इसमें जो है साफ सफाई का अधिकार है, मतलब वो साफ सफाई यहाँ तक कर सकता है, कोई दूसरा देश उस पर मतलब जैसे कि हमला या आक्रमण नहीं करेगा, वो वहाँ तक कुछ भी कर सकता है। और दूसरा है सीमा शुल्क का अधिकार, यहाँ लिख दीजिए अधिकार, सीमा शुल्क का अधिकार। तो सीमा शुल्क का अधिकार, मान लीजिए कोई समुद्र मतलब आधार रेखा से 24 नाटिकल मील तक, ये आधार रेखा हो गया, और यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक ये 24 नाटिकल मील होगा, 24 नाटिकल मील यहाँ तक मान लीजिए कोई नाव आती है, तो अगर वो यहाँ आई तो इससे भारत जो है वो शुल्क ले सकता है, इस पे ये इतना अधिकार दिया गया है। अब बात कर लेते हैं, और इस पे वित्तीय अधिकार भी इसका होता है, मतलब आधार रेखा से 24 नाटिकल मील तक जो है भारत जो है वो शुल्क भी ले सकता है, और उसका वित्तीय अधिकार भी होता है। अब बात करते हैं तीसरा जो है, तीसरा यहाँ पे देख लीजिए,
यहाँ पे 24 ना, यहाँ 200 हो जाएगा जी। अब बात कर लेते हैं तीसरा। ये जो तीसरा लाइन मैंने लिखा है यहाँ पे लिख लीजिए इसको। ये तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र तो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है। पहला मैंने बताया क्या, पहला बताया था आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, दूसरा बताया आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, और तीसरा बताया मैंने आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील। तो ये तीसरा जो है इसे बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है, इसमें ये देखिए मैंने लिख दिया है कि 200 नॉटिकल मील तक इसका अधिकार होता है। इसमें क्या होता है, भारत संसाधनों का दोहन कर सकता है। मतलब संसाधन क्या होता है, किसी भी क्षेत्र के लिए जो आर्थिक विकास होता है उसमें आर्थिक जो क्या नाम है संसाधन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मतलब निभाता है। तो जैसे कि कोई भी समुद्र, मतलब कोई भी समुद्र के किनारे जो देश स्थित होते हैं, मान लीजिए अपना भारत पहले लीजिए एग्जाम्पल के, तो ये इसका ये जो तट होता है इससे कुछ दूरी पर यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि बहुत सारी धातुएं पाई जाती हैं और जीवाश्म पाए जाते हैं, जो ये तेल, पेट्रोल, गैस, बहुत प्रकार के, और सोना, चांदी, बहुत मतलब ये कुल मिला के किसी भी देश के लिए बहुत आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये कहा गया है तीसरे में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कि भारत का 200 नॉटिकल मील तक अधिकार है और संसाधन का दोहन कर सकता है। मतलब ये भारत इसमें संसाधन का दोहन कर सकता है केवल 200 नॉटिकल मील तक ही, और नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। मान लीजिए कोई मतलब खोज वोज करना है या वहीं पे रहना है तो वहाँ पे जो है मतलब वो वहाँ पे नए द्वीप का भी निर्माण कर सकता है, वहाँ पे कोई दूसरा देश जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा, वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार। अगर जो आजकल क्षेत्र मतलब हमारे यहाँ वैज्ञानिक नए नए तरीके के जो क्रिएटिविटी कर रहे हैं तो वो करने के लिए भारत यहाँ पे उसको संपूर्ण अधिकार मिला हुआ है कि वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार जो है 200 नॉटिकल आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक है। अब हम लोग ये देख लेते हैं, तो इतना ये क्या है 1982 का जो अनक्लोज समझौता हुआ था उसमें ये कहा गया था किसी भी क्षेत्र के लिए, और जब आधार रेखा से 200 नॉटिकल के बाद में जो क्षेत्र आता है, जो मतलब जलीय क्षेत्र आता है, उसमें संपूर्ण देश मतलब पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उनका समान अधिकार होता है। केवल इतना ही जो है सामुद्रिक सीमा निर्धारित की गई है कि इतने में ही तुम ये काम कर सकते हो, और इसके बाद का जो क्षेत्र है उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, उस पर सभी मतलब देश का समान अधिकार होता है। अब बात कर लेते हैं, तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आई हो कि 1982 में जो है अनक्लोज समझौता होता है, उसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये भी, और 3 प्रकार की मैंने बता दिया कि कोई भी है तो मान लीजिए कटा छटा ये है तट, तो यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ पे एक आधार रेखा मान लेते हैं तो वहाँ से मतलब नापते हैं। तो अब ये चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे। और हाँ, एक यहाँ पे लिख लीजिए कि एक नॉटिकल मील में 1.8 मील होते हैं। 1.8 मील होते हैं कितने में, 1 नॉटिकल मील में, 1 नॉटिकल मील में, ये लिख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया अपना समुद्री सीमा। अब बात कर लेते हैं कि ये डिग्री चैनल क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे डिग्री चैनल। तो चूँकि हम बता चुके थे आपको, यहाँ पे ये मान लीजिए ग्लोब है, ये पृथ्वी का एक ग्रुप है, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गई, इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो ये जो 0 डिग्री है इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। तो यहाँ पे जैसे कि ये 0 हो गया तो यहाँ पे कहीं 1 आया होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करते आया होगा। तो चूँकि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो टोटल कितनी होती है, बताया था मैंने कि 181 होती है। तो अगर ये ध्रुवों को 2 घटा लेते हैं तो 179 हो जाती है। तो यही ऐसे इधर इधर करते चली जाती हैं, मतलब यहाँ 90 और यहाँ पे 90, तो ये 180 हो जाता है, इसको जोड़ लेते हैं 181 हो जाता है। तो यही जो डिग्री चैनल है, तो चूँकि जलीय क्षेत्र जो होते हैं ऐसे जलीय, तो वहाँ पे कोई रास्ता सड़क तो गई नहीं है, तो उसका रास्ता जो है निर्धारित करने के लिए हम लोग चैनल का
जो है जो ये यही अक्षांश रेखाएं होती हैं, इन्हीं को चैनल हम लोग मान लेते हैं। तो किसी भी दो जलीय क्षेत्र का मान लीजिए स्थान है, तो वहाँ पे रास्ता जो निर्धारित किया जाता है वो इन डिग्री चैनलों के आधार पे रखा जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि सॉरी यहाँ पे कि क्योंकि आप लोग को मैंने बताया था कि यहाँ जो भारत है, ये भारत के यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दक्षिण आएगा, यहाँ पे पूर्व। दक्षिण और पूर्व में, भारत के दक्षिण और पूर्व में मतलब यहाँ पूर्वोत्तर भारत के नीचे, यहाँ पे मैंने बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार। और यहाँ पे 10 डिग्री चैनल मैंने बताया था कि ये लिटिल, मैंने बता दिया था कि ये लिटिल, मैंने सब अच्छे से विस्तार से बताया है पिछले लेक्चर में। तो ये लिटिल अंडमान मैंने बताया था, और ये कार निकोबार द्वीप समूह है। तो ये क्वेश्चन आता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच में कितने डिग्री चैनल का रास्ता है, तो वो है 10 डिग्री चैनल। लिख लीजिए यहाँ पे 10 डिग्री चैनल, इसको चैनल ही बोल देते हैं रास्ते को। तो किसी भी दो जलीय क्षेत्रों के बीच जो रास्ता होता है उसे हम चैनल में विभक्त कर मतलब कह देते हैं। तो इस यहाँ पे तो ये क्वेश्चन आता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच में कितने डिग्री का चैनल है, तो वो है 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल मैंने बताया कि अभी ये बताया था कि ये मान लीजिए ग्लोब है, तो यहीं पे कहीं आया होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यही ये यहाँ से गया है 10 डिग्री चैनल। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, चूँकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है एक द्वीपों से मिलकर बना है, तो जलीय क्षेत्रों में आता है, तो ये हो गया। और यहीं पे एक है भारत के दक्षिण और पश्चिम में लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप में ही एक मिनिकॉय आता है, यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मिनिकॉय और मालदीव, मतलब ये मान लीजिए ये भारत हो गया, ये भारत हो गया, और भारत में यहीं पे आता है, मतलब यहाँ पे एक लक्षद्वीप और एक मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो डिग्री चैनल होता है, जो जलीय क्षेत्र का रास्ता, उसे बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं? 8 डिग्री चैनल। तो मिनिकॉय और कौन से, मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल होता है। लिख लीजिए यहाँ पे, एक सेकंड, मिनिकॉय और मालदीव, यहाँ पे लिख लीजिए मिनिकॉय और मालदीव। मालदीव के बीच में कितने डिग्री का चैनल आता है? 8 डिग्री के बीच में। तो मैंने बताया कि जो 10 डिग्री चैनल, वो मैंने बता दिया कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच में आता है 10 डिग्री चैनल। अब बात करते हैं कि भारत के जो दक्षिण और पश्चिम में जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय आता है, तो और मालदीव भी आता है। मालदीव एक छोटा सा देश है, तो वो द्वीपों से मिलकर बना है। तो बात करते हैं कि मतलब जैसे कि मिनिकॉय और मालदीव की बात, यहाँ पे मिनिकॉय और मालदीव आता है, ये भारत है, तो यहीं पे स्थित है, यहाँ पश्चिम इधर दक्षिण। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल आता है। समझ में आया? और जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, मान लीजिए ये लक्षद्वीप है, मान लीजिए ये छोटे छोटे द्वीप, ये लक्षद्वीप हो गया, और यहाँ पे जो है मिनिकॉय, तो इनके बीच में जो रास्ता है वो कितने डिग्री का है? 9 डिग्री। लक्षद्वीप और भूलना मत, ये थोड़ा मतलब गड़बड़ हो जाता है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल का रास्ता आता है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये भारत का दक्षिणी छोर हो गया। दक्षिणी छोर में ये भी मैंने बताया था कि यहाँ पे श्रीलंका और जो यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो सीमा है, यहीं से जो एक श्रृंखला शुरू होती है श्रीलंका और भारत के बीच में, इसे बोलते हैं ये छोटे छोटे, यहाँ पे यही राम सेतु है, एक द्वीपों की श्रृंखला है। इसी को मतलब हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राम सेतु, यहीं से राम सेतु। तो ये क्वेश्चन आता है कि चूँकि ये भारत है, ये भारत, तो यहाँ एक सेकंड, नीचे शायद ना दिखाई दे, ऊपर थोड़ा कर दें, ये भारत हो गया, ये भारत। तो यहाँ पे है श्रीलंका,
तो यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ पे जो जल भरा हुआ है ये, और इधर जल भरा, पूरा चारों तरफ जल भरा हुआ है। तो यहाँ पे पूछता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी आती है। तो कौन सी खाड़ी आती है, ये देखिए भारत बना हुआ है और ये श्रीलंका, तो इनके बीच में कौन सी खाड़ी आती है, ये मन्नार की खाड़ी। कौन सी, मन्नार की खाड़ी। अब ये देख लेते हैं कि किसे जो है एक सेकंड, किसे खाड़ी कहते हैं, छोटी खाड़ी, और कब हम कहते हैं कि मतलब ये गल्फ, आप लोग सुने होंगे कि कब गल्फ बोलते हैं और कब बे बोलते हैं। तो जब मान लीजिए यहाँ भारत है, एक सेकंड, भारत में कब गल्फ बोलते हैं और कब बे बोलते हैं। तो ये भारत हो गया, ये यहाँ पे ऐसे, एक सेकंड, ये भारत हो गया ये। तो कब हम गल्फ बोलेंगे और कब हम बे बोलेंगे, ये देख लीजिए। तो यहाँ भारत है, और भारत में यहाँ पे जो आता है ये, यहाँ पे मान लीजिए खंभात की खाड़ी है, ये भारत का क्षेत्र है, यहाँ पे खंभात की खाड़ी। तो जब कोई छोटी खाड़ी होती है, मतलब छोटा जलीय क्षेत्र होता है, तब उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे छोटी खाड़ी को हम बोलते हैं गल्फ। यहाँ पे लिख लीजिए, जब छोटी खाड़ी हो, छोटी खाड़ी, तो उसे हम बोलते हैं गल्फ। और जब बड़ी खाड़ी हो, बड़ी खाड़ी, तो उसे बोलते हैं बे बोलते हैं। क्योंकि भारत के जो है दक्षिण में हिंद महासागर है, ये भारत है, ये भारत देख लीजिए बना हुआ है। तो दक्षिण में यहाँ हिंद महासागर है, और भारत के दक्षिण और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण जो है भारत के पश्चिम और दक्षिण में यहाँ पे अरब सागर है। तो चूँकि यहाँ बड़े बड़े क्षेत्र हैं, यहाँ पे सागर है, यहाँ अरब सागर है, यहाँ अरब सागर हो गया, यहाँ हिंद महासागर है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। तो इसीलिए इसे हम बंगाल की खाड़ी ना बोल के, मतलब बंगाल की खाड़ी को हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे जो है, यहाँ इन जो छोटे छोटे स्थानों के बीच में जो पानी भरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ खंभात। या मान लीजिए खंभात की खाड़ी है, तो उसे हम तब क्या बोलेंगे, तब ये बे नहीं बोलेंगे कि बे ऑफ खंभात, तब बोलेंगे गल्फ ऑफ खंभात। तो यह अंतर हो गया कि कब बे बोलते हैं और कब जो है गल्फ बोलते हैं। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे जो भारत और श्रीलंका के बीच में राम से जो द्वीपों की श्रृंखला पाई जाती है, उसे हम मतलब राम सेतु बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी का जो जल है और यहाँ अरब सागर का जो जल है, इन दोनों के बीच में जो है कौन सी खाड़ी आती है, तो उसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी। आप लोग लिख लेंगे मन्नार की खाड़ी। और ये पूछता है कि यहाँ पे और कौन सी संधि है, तो उसको पाल्क जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाल्क जल संधि। तो आज हम इतना ही पढ़े हैं और आगे वीडियो आते रहेंगे।